दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सुभाष अग्रवाल अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय महाकाल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में सेंट्रॉइड पढ़ चुके हैं, इन सेंटर पढ़ चुके हैं, एक्स सेंटर पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है सरकम सेंटर की, फिर ऑर्थो सेंटर की। ठीक है, इसके बाद आपके सेंटर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम ट्रायंगल्स के पर्सपेक्टिव से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाया जा रहा हूँ अभी आपको ऑर्थो सेंटर। इसके बाद टाइम बचता है तो मैं आपको अभी पढ़ाया जा रहा हूँ सरकम सेंटर। इसके बाद टाइम बचता है तो मैं आपको ऑर्थो सेंटर भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सरकम सेंटर की। तो दोस्तों, सरकम सेंटर आखिर होता क्या है? ठीक है, सरकम सेंटर क्या होता है? तो सरकम सेंटर होता है, अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई ट्रायंगल है उसकी इन साइड्स में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो इन साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और उनपे परपेंडिकुलर भी हो, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, हम इस साइड पे भी एक ऐसा ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें। ठीक है, हम इस साइड पे भी एक ऐसा ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें, तो ये तीनों ही किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे जाके। ये तीनों ही किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे जाके। ये तीनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसी पॉइंट को दोस्तों मैं बोलता हूँ सरकम सेंटर, उसी को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। अब ऑब्वियसली दोस्तों, अगर सरकम सेंटर है तो सर्कम रेडियस भी होगी, और अगर सर्कम रेडियस होगी तो सर्कम सर्कल भी होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सरकम रेडियस क्या होगी। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इससे ये तीनों वर्टेक्सेस की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, यानी जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से इस वर्टेक्स की होगी उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट से इस वर्टेक्स की होगी और उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट से इस वर्टेक्स की होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इनमें से किसी भी डिस्टेंस को हम रेडियस मान के अगर एक सर्कल खींच दें, इनमें से किसी भी डिस्टेंस को हम अगर रेडियस मान के एक सर्कल खींच दें, तो वो जो सर्कल होगा वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस से होकर जाएगा। ठीक है, वो जो सर्कल होगा उस इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस से होकर जाएगा और उसी सर्कल को हम बोलेंगे सरकम सर्कल। क्या बोलेंगे दोस्तों? सरकम सर्कल बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है या नहीं, लेकिन मैं अभी बाद में आपको पढ़ाऊंगा जब सर्कल पढ़ाऊंगा। देखिए सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। क्या प्रॉपर्टी होती है? सर्कल में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अब चूंकि ये जो है, ये सरकम सेंटर जो है इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है, जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है वो सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल का ट्वाइस होता है। जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है वो सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल का ट्वाइस होता है। अगर मैं इसको नाम दे दूं इस ट्रायंगल को ABC, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ABC नहीं नाम देते इसको, हम इसको कुछ और नाम दे देते हैं, PQR नाम दे देते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूं PQR, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे एंगल QCR इज इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल QCR इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल P। QCR मतलब सेंटर पे बना एंगल ट्वाइस ऑफ सर्कमफेरेंस पे बना एंगल, 2 एंगल P। QCR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एंगल P। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, सर्कल में आपको एक और चीज पढ़ाने वाला हूँ। सर्कल में आपको मैं और एक चीज क्या पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं ये पढ़ाने वाला हूँ आपको कि अगर सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे, अब देखिए ये लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला रही है उसके लिए कॉर्ड की जैसी होगी। तो अगर किसी सेंटर से सर्कल की किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाता है, अगर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो एग्जैक्टली उसको बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचा ही है, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है। अब ये आर है, ये रेडियस है, आपको ही पता दोस्तों, बता चुका हूँ, ये भी रेडियस है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कॉन्ग्रुएंट। जब मैं अभी आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दो ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो सिंपली अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक ये ट्रायंगल में ले रहा हूँ, एक मिनट में मार्कर चेंज कर देता हूँ, एक मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये मैं दो ट्रायंगल दोस्तों ले रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये रेडियस R इज इक्वल टू R हो गई, ये हमने पहले ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके इक्वल कर रखी है, और ये लाइन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हुए दोस्तों? ये दोनों ट्रायंगल हुए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी ये जो है दो एंगल P के बराबर है। अगर टोटल, अगर ये टोटल दो एंगल P के बराबर है
तो ये कितना होगा, ये एंगल P के बराबर होगा। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक पॉइंट D है तो एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल P। ये बात भी मुझे आपको समझ में आई होगी। ये दोनों पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं और आपको समझते चलना है, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। देखिए दोस्तों, कई दफा क्या होता है आप लोग एक बार में चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो आप वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा से देख लिया कीजिए, ठीक है, बट नोट जरूर किया कीजिए ताकि आप बाद में जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ ताकि उनको एक बार आप रिवाइज कर सकें, ठीक है, तो नोट जरूर किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए ये एंगल P के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस एंगल P का साइन ले लूँ, ठीक है, सपोज मैं बोल दूँ साइन एंगल P। अब मैं बता चुका हूँ ये बात आपको कि ये एंगल P के बराबर है, ठीक है, कैसे हुआ मैं बता चुका हूँ ये चीज। तो मैं ले लूँ साइन एंगल P, ठीक है, तो साइन एंगल P की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और परपेंडिकुलर के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है। तो साइन एंगल P की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी QD अपॉन हाइपोटेनस यानी R, ठीक है। साइन के सामने की साइन एंगल P की वैल्यू क्या हो जाएगी, QD अपॉन R, ठीक है। अब सपोज दैट मैं इस साइड की वैल्यू A मान लेता हूँ। अगर मैं इस साइड की वैल्यू A मान लूँ थोड़े टाइम के लिए, इस साइड की वैल्यू मैं B मान लूँ, इस साइड की वैल्यू मैं C मान लूँ, ठीक है, इस साइड की वैल्यू A मान लूँ, इसकी B मान लूँ, C मान लूँ, तो मैं इसको QD को क्या लिख सकता हूँ। अब ये पूरी, अगर ये पूरी A है तो इतनी कितनी बचेगी, A/2 बचेगी। अगर ये पूरी A है तो ये कितनी बचेगी, A/2 बचेगी, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, A/2 इंटू R, यानी साइन एंगल P की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, A/2R, ठीक है। अब मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी थी दोस्तों, ठीक है, मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी थी जब एक साइड और उसके सामने का एंगल दिया हो, इसलिए मैं इतना कुछ कर रहा था, क्योंकि मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी थी जब एक साइड और उसका एंगल दिया हो। तो देखिए अब साइन P इज इक्वल टू A/2R दिया हुआ है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू A/2 साइन एंगल P, ठीक है, A/2 साइन एंगल P, ठीक है, यानी ये सामने की साइड A/2 साइन एंगल P। यानी अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, सिंपली मुझे एक एंगल पता होना चाहिए और उसके सामने की साइड पता होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू ये एक साइड है C, ये एक साइड है C/2 एंगल Q, सॉरी 2 साइन एंगल Q। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू B/2 साइन एंगल R, ये वाला, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार खुद से करके देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट हो गया जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, कब, जब ट्रायंगल में कोई एक साइड और उसके सामने का एंगल दिया हो, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई, चलिए इतनी सी बात आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने रेडियस के बारे में आपको बताया कि अगर कोई साइड और उसके सामने का एंगल दिया हो तो आपको रेडियस कैसे निकालनी, उसके मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। इस एग्जैक्टली सारे फॉर्मूले नहीं है, ये बस आपको ये अच्छा है, कोई साइड और उसके सामने का एंगल दिया हो तो साइड/2 इंटू साइन एंगल, ठीक है, इससे आप रेडियस निकाल लेंगे। अभी इसका यूज और पड़ेगा, इसलिए मैं अभी इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में आपको उस ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आप सर्कम रेडियस निकालिए या फिर आप उस सर्कम सर्कल का एरिया निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। अब सर्कम सर्कल का एरिया आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको सर्कम रेडियस पता होगी। चलिए अब उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए आगे नई चीज आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे एक सर्कम सेंटर है, इसको मैं C' बोल देता हूँ। ये एक सर्कम सेंटर है जिसको मैंने C' बोल दिया, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ ऐसे इसको समझिए कि सपोज यहाँ से एक ये एंगल बाइसेक्टर गया था, यहाँ से एक ये एंगल बाइसेक्टर गया था और यहाँ से एक ये एंगल बाइसेक्टर गया था, तो ये सर्कम सेंटर बना होगा, ठीक है। इस B के सामने की साइड को मैं B मान लेता हूँ, इस C के सामने की साइड को मैं C मान लेता हूँ और A के सामने की साइड को मैं मान लेता हूँ A, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, मुझे आप इजीली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिएगा।
ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, ये आपने पढ़ा होगा हीरोज फॉर्मूला S माइनस A S माइनस B S माइनस C रूट के अंदर होगा, ठीक है। बट मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। कैसे? अगर ये साइड दी हुई है, ठीक है, कोई भी दो साइड दी हुई है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, कोई भी दो साइड दी हुई है और अगर उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है? 1/2 एडजेसेंट साइड्स B इंटू C इंटू एंगल, उनके बीच का एंगल साइन A, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल के? 1/2 BC इंटू साइन A, एडजेसेंट साइड्स इंटू एंगल, एडजेसेंट साइड्स इंटू एंगल का साइन, तो 1/2 BC इंटू साइन A। ये क्या हो गया? ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। ये अगर पूछो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आप साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन A की वैल्यू यहां से दोस्तों क्या आएगी? साइन A की वैल्यू यहां से आएगी 2 डेल्टा अपॉन BC। क्या आएगी दोस्तों? साइन A की वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन BC। अब देखिए, यहां पे से मुझे वो फॉर्मूला बताइए जिसमें साइन A लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप ये कहेंगे कि ये फॉर्मूला है सर जिसमें साइन A लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूं, R इज इक्वल टू A अपॉन 2 साइन A, ठीक है दोस्तों। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं साइन A की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं इसके आगे का यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ। इस साइन A की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। R इज इक्वल टू A अपॉन 2 इंटू 2 डेल्टा अपॉन BC। डेल्टा क्या है यहाँ पे दोस्तों? डेल्टा है यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ABC क्या है? साइड्स है। अब ये BC ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो ये दोस्तों एक फॉर्मूला आ गया कि अगर केवल ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हो तो कैसे आप ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होगी वो आप बता सकते हैं। भाई आप साइड्स की तरीके से आप एरिया निकाल लेंगे और आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं तो इससे आप R निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया सर्कम सेंटर के बारे में। पर मैं अभी आपको ये जो मैंने लिखा है ना, इससे मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। इससे मैं क्या नई चीज बताने वाला हूँ? देखिए, इस फॉर्मूले का आप यूज कहाँ पे कर सकते हैं? इस जगह के अलावा ये तो मैंने प्रूविंग के लिए यूज की, बट इस फॉर्मूले को आप यूज कहाँ पे कर सकते हैं? आपको इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब इसको आप यूज कहाँ पे कर सकते हैं समझिएगा दोस्तों। अगर सपोज दैट कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर सपोज दैट कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसकी आपको तीनों साइड्स दे दी गई हैं। कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी आपको तीनों साइड्स दे दी गई हैं, ठीक है। और उस तीनों साइड्स देके आपसे उसका कोई भी एक एंगल पूछ लिया गया है। आपको तीनों साइड्स देके उसका कोई भी एंगल पूछ लिया गया है, तो आपको क्या करना है? आप तीनों साइड्स को यूज करके हीरोज फॉर्मूला लगा के ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा। अब जिन भी दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल पूछा होगा, जिन भी दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल पूछा होगा, उन दोनों साइड्स को आपको BC की जगह पे लिख देना है और जो एंगल पूछा होगा उसको आप यहाँ पे रख देंगे। अब आपको B भी पता है, C भी पता है और आप एरिया भी निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूला की वजह से। तो बचा A, तो आप इजीली A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से जब कभी किसी क्वेश्चन में किसी ट्रायंगल में ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे दी गई हो और कोई भी एक एंगल पूछा गया हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके उस एंगल को निकाल सकते हैं। या फिर कोई दो साइड्स और एक एंगल दे दिया गया हो तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो सर्कम सेंटर था वो यहीं तक रहा। अब इसके बाद जो ट्रायंगल स्पेसिफिक चीजें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको एक वीडियो में एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग बात कर चुके हैं सर्कम सेंटर के बारे में, अब हम प्रोसीड करेंगे फॉर ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, समझिएगा। ऑर्थो सेंटर होता है जब हम किसी ट्रायंगल में उसके वर्टेक्सेस से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर जो होते हैं वो म्यूचुअली जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे। अब फिगर के थ्रू समझिए। देखिए, एक ये ट्रायंगल है ABC, इसमें ये कुछ मैंने परपेंडिकुलर डाले, ये C वर्टेक्स से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला और ये मैंने एक B वर्टेक्स से भी परपेंडिकुलर डाला। तो ये तीनों जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्या है दोस्तों? ये पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? इसमें क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट आपसे पूछ लिया कि ये एंगल कितना होगा,
ये एंगल कितना होगा। आपको ये एंगल दे दिया, ये एंगल पूछ लिया, तो बिल्कुल सिंपल है। या ये एंगल पूछ लिया, ये एंगल दे दिया, तो सिंपल है। तो मैं किसी भी के लिए भी आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ऐसे में पूछ लिया जाए एंगल BOC इज इक्वल टू व्हाट, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। अब ये इतना इजी है, इसकी प्रूविंग बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं और जरूरत भी नहीं है जानने। सिंपल इतना बहुत है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, कभी भी ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाला गया है और ये साइड है, तो जो ट्रायंगल की साइड होगी वो परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ी होगी, जो ट्रायंगल की साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होगी, यानी AB इज ग्रेटर देन AD BE AB इज ग्रेटर देन AD, या मैं कह सकता हूँ BC इज ग्रेटर देन BE, या मैं कह सकता हूँ AC इज ग्रेटर देन CF। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं। अब मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। ये दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक बार एग्जाम पूछा गया है, तो इसको भी आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, इस तरह से होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए दोस्तों, ऑर्थो सेंटर में ज्यादा कुछ नहीं है। अब एक तरीका होता है जब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को मिक्स कर देता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को मिक्स करता है तब किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC। ठीक है दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब देखिए, इस पॉइंट से मैंने सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये 90 डिग्री, यानी इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे, या हिंदी में बोलेंगे सीस्लम बोल देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट का सर्कम सेंटर है, इस ट्रायंगल का यहाँ पे सर्कम सेंटर है। ठीक है, तो यानी ये जो होगी इसकी, ये सर्कम रेडियस होगी। अगर ये सर्कम सेंटर है, इसको मैं C नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे कहीं पे O नाम होगा, यहाँ पे कहीं पे O नाम होगा, इसको मैं C नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे O नाम होगा। ठीक है, तो ये अगर सर्कम सेंटर है, ठीक है, ये सर्कम सेंटर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, ये सर्कम सेंटर है और ये एक परपेंडिकुलर है जिसमें कहीं पे ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अगर ये जो सर्कम रेडियस है, ये इस अपनी एडजेसेंट साइड के साथ एंगल कुछ बनाती है थीटा। ठीक है, अगर ये जो सर्कम रेडियस है, ये अपनी एडजेसेंट साइड के साथ एंगल कुछ बनाती है थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर है, ये अपनी एडजेसेंट साइड के साथ बनाता है कुछ एंगल अल्फा। ये जो परपेंडिकुलर है, ये अपनी साइड के साथ, एडजेसेंट साइड के साथ बनाता है कुछ एंगल अल्फा। तो इस केस में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इस केस में दोस्तों हमेशा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, हमेशा याद रखिएगा। फिर से समझिए इस बात को, क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें हमने पॉइंट ए से एक वर्टेक्स ए से हमने एक परपेंडिकुलर डाल रखा है, हमने यहाँ पे एक इसका सर्कम सेंटर है, उस सर्कम सेंटर से हमने एक रेडियस ले रखी है। अब ये जो सर्कम रेडियस है, ये अपनी एडजेसेंट साइड के साथ कुछ एंगल बनाएगी, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये भी अपनी एडजेसेंट साइड के साथ कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, ये भी अपनी एडजेसेंट साइड के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो ये जो दोनों एंगल बन रहे होंगे थीटा और अल्फा, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन जब मैं अभी करवाऊंगा तो उसमें ये थ्योरम आपको बहुत यूज में आने वाली है। ठीक है, तो इस थ्योरम को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन रेडियस और सर्कम रेडियस में क्या रिलेशन होता है। मैं लास्ट लेक्चर में इन रेडियस पढ़ा चुका हूँ, इस लेक्चर के शुरुआत में मैं सर्कम रेडियस पढ़ा चुका हूँ। अब मैं उसको उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कल बताया था इन रेडियस के लिए स्मॉल आर, और इन रेडियस के लिए स्मॉल आर मैंने बताया था डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, सर्कम रेडियस के लिए मैंने बताया था कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर के लिए मैंने बताया था ABC, एक फॉर्मूला डिराइव किया था ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये दोनों फॉर्मूले आपने अपनी कॉपी में नोट कर रखे होंगे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए पलट के। ठीक है, तो R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, कैपिटल R इज इक्वल टू ABC अपॉन
4 डेल्टा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर? अब देखिए, अब मुझे अगर इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ABC अपॉन 4 डेल्टा, ABC अपॉन 4 डेल्टा अपॉन डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। तो ये क्या हो जाएगा, ABC इंटू एस अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। तो दोस्तों कभी क्या हो जाए कि आपको अगर इनके बीच में कुछ रिलेशन को यूज करना पड़ रहा है तो आप इस तरीके से इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके सामने डिराइव कर दिया। इसको आपको याद नहीं करना दोस्तों, इसको आपको समझना है कि आखिर कैसे आ गया ये रिलेशन। भाई स्मॉल आर को हमने यूज किया डेल्टा अपॉन एस के तौर पे, कैपिटल आर को हमने यूज किया ABC अपॉन 4 डेल्टा के तौर पे, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया और हमने ये रिलेशन निकाल लिया, जो कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच में दोस्तों रिलेशन है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब आपने ये तो समझ लिया कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब आप ये भी समझ लीजिए कि इनसे कभी कभी क्वेश्चंस में बहुत कम हुआ है, बट फिर भी पूछा सकता है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो आप लिख लीजिए और उसको अप्लाई कर दिए, इसलिए आपको सॉल्व कर देगा। मतलब क्या है इसका, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो देखो दोस्तों, यहां हम इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, इन रेडियस को, सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और उनके बीच की डिस्टेंस को हम d बोल देंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए दोस्तों, रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो आप इसको अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, बात करने जा रहे हैं ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस पे। ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस पे अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं आपको इजी वे में समझाऊँ, आप समझिएगा। देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे मैंने एक क्या किया, एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं पे O होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, परपेंडिकुलर में ही होगा ऑर्थो सेंटर, ये आप इजीली जानते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इससे मैंने एक मीडियन डाल दी, तो इसमें कहीं पे G भी होगा। ठीक है, G मतलब ग्रेविटी सेंटर, इसमें मैंने अगर मीडियन डाल दी तो यहीं पे कहीं पे G भी होगा, ग्रेविटी सेंटर। मान लेते हैं दोस्तों यहां पे कहीं पे इसका सर्कम सेंटर है, जिससे एक सर्कम रेडियस मिली हुई है। ठीक है, यहां पे कहीं पे सर्कम सेंटर है जिससे सर्कम रेडियस मिली हुई है। ये एक ऐसा फिगर है जिसमें आपने एक परपेंडिकुलर डाल रखा है जिसमें ऑर्थो सेंटर होगा, आपने एक मीडियन डाल रखी है जिसमें ग्रेविटी सेंटर G होगा, और आपने एक सर्कम रेडियस ले रखी है जिसमें आपका सर्कम सेंटर होगा पॉइंट C। अब आप इनके बीच की डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, OG और GC, OG और GC के बीच की आप डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि OG और GC के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा 2:1 होती है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूं कि OG अपॉन GC यानी ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस और सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस में कितने का रेशियो होता है, 2:1 होता है, 2:1 होता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। OG का मतलब क्या है, ऑर्थो सेंटर और ग्रेविटी सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और GC का मतलब क्या है, ग्रेविटी सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस, सॉरी ग्रेविटी सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस।
तो उसका रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। ठीक है, इतनी सी बात मुझे लगता है आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में क्या किया कि ओसी की वैल्यू दे दिया, मतलब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे दिया। किसी क्वेश्चन में क्या किया, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे दिया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे दिया 18 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछ लिया कि सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपसे पूछ लिया। सपोज ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे दिया 18 सेंटीमीटर और सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछ लिया आपसे। तो सिंपली आप बता सकते हैं, देखिए ऑर्थो सेंटर और ग्रेविटी सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 2:1 है। यानी अगर हम ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखें तो टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखें टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3 यूनिट हो जाएगी। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर दी हुई है। 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर दी हुई है। अब क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड मतलब ग्रेविटी सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इजीली आपको कितनी यूनिट निकालना है, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की रेशियो 1 होता है, यानी आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 18/3 = 6 सेंटीमीटर। और इस तरह से आपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं इंसेंटर के टाइम पे। अब हम बात करें एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, देखिए दोस्तों, सपोज दैट एक ट्रायंगल है, ऐसे नहीं लेते हैं इसको, सपोज दैट एक ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा वही कर देता हूँ। ठीक है, ये एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम पढ़ा रहे हैं। उसमें क्या है कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो हमने उसका एक एक्सटीरियर एंगल ले लिया। हमने क्या किया, उसका एक एक्सटीरियर एंगल ले लिया। उस एक्सटीरियर एंगल में हमने क्या किया, उसका हमने बाइसेक्टर खींच दिया। ठीक है, उस एक्सटीरियर एंगल का हमने बाइसेक्टर खींच दिया। अब सपोज कि एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल था, हमने इसकी साइड BA को आगे प्रोसीड कर दिया। ठीक है, जो कहीं पे पॉइंट D पे कट कर रही है, हमने इसकी साइड BA को आगे प्रोसीड कर दिया जो कहीं पे पॉइंट D पे कट कर रही है। और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, यानी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी होगी। ठीक है, तो अब देखिएगा दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा इस थ्योरम को बताने से पहले याद दिला दूं कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक थ्योरम बताई थी, जिसमें मैंने कहा था अगर कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उसमें कोई एक इन सेंटर डाल दी जाए, उसमें कोई एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डाल दी जाए, तो उसमें क्या होता है कि BD/DC, अगर कोई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डाल दी जाए, मान लो ये इंटरनल एंगल इसका बाइसेक्टर डाल दी जाए, तो BD/DC D है, तो BD/DC की वैल्यू क्या होगी, AB/AC। यानी हम एडजेसेंट साइड्स को ले रहे थे। BD के एडजेसेंट साइड्स हमने AB ले ली थी और DC के एडजेसेंट साइड हमने AC ले ली थी। वही चीज एग्जैक्टली हम इसमें भी करने वाले हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये एंगल C का बाइसेक्टर खींचा गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करवा रहा हूँ, ऐसा है नहीं, मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर इधर की ओर खींचा गया होता, ध्यान से थोड़ा सोचिए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर इधर की ओर खींचा गया होता तो ये कहीं पे यहाँ पे कट कर रहा होता, बट अभी कहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, अगर ये इधर की ओर खींचा गया होता तो मैं साइड्स क्या क्या लेता, मैं एडजेसेंट साइड AC लेता। ठीक है, मैं AC लेता। ठीक है, AC के एडजेसेंट साइड को मैं क्या लेता, ध्यान से देखिए, AC की एडजेसेंट साइड में क्या लेता, अगर ये एंगल बाइसेक्टर इधर खींचा गया होता तो मैं AC के एडजेसेंट साइड क्या लेता, ये लेता। ठीक है, AD लेता, तो AD यानी इस AD को मैं लेता, है ना, तो AC के एडजेसेंट साइड को मैं क्या लेता, AD लेता। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ रही। अब देखिए, अब अगर ये सॉरी इधर साइड मैंने बाइसेक्टर खींचा गया होता तो मैं दूसरी साइड क्या लेता, BC लेता। ठीक है, अभी मैं BC लूंगा, दूसरी साइड में BC लेता अपॉन में करके, तो अभी मैं BC लूंगा, लेकिन BC की मैं एडजेसेंट साइड क्या लेता, अगर पॉइंट D होता तो मैं BD लेता एडजेसेंट साइड, लेकिन अभी पूरी यहाँ तक, यहाँ पे है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं यहाँ पूरी BD लूंगा। ठीक है, तो BC की एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, BD हो जाएगी।
ठीक है, और इसको हम इक्वल का साइन लगा देंगे। दिस इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैं इसको फिर से एक बार समझाता हूँ, मुझे पता है थोड़ी टिपिकल है, लेकिन इसको आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल एबीसी लिया था, मैंने इसका एक एक्सटीरियर एंगल लिया था, उसका मैंने बाइसेक्टर खींचा था, इस साइड को मैंने बीए को आगे बढ़ा दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि एसी लिया, एसी की एडजेसेंट साइड ले ली एडी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिया बीसी, बीसी की एडजेसेंट साइड पूरी ये ले ली, ठीक है, बीडी, और ये मेरी हो गई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं है तो एक बार आप इसको फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको इजीली समझ में आएगी ये थ्योरम, ठीक है। तो बस एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताया जा रहा हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर खत्म करूंगा। देखिए दोस्तों, सपोज दैट ये कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया ये बीसी, मैंने इस एंगल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, मैंने इस एंगल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब इस एक्सटीरियर एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, इस एक्सटीरियर एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, यानी इस एंगल को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब मैंने इस एंटीरियर एंगल का, इस एंटीरियर एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, इस एंटीरियर एंगल को मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, मतलब ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और ये मान लिया कि ये दोनों जो बाइसेक्टर्स हैं ये किसी को डी पॉइंट पे, ये एक दूसरे को डी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा। अब मैं पूछूं ये एंगल डी कितना होगा, फाइंड एंगल डी। तो मैं इजीली आपको बता देता हूँ, इस एंगल डी की वैल्यू, इस एंगल, जो दो एंगल छूट गए हैं, ध्यान देना, इस एंगल को भी मैंने यूज किया है, इस एंगल को भी मैंने यूज किया है। मैंने किसको यूज नहीं किया, मैंने इस एंगल को यूज नहीं किया। तो जो एंगल छूट गया है उसका आधा होता है, ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ। सपोज दैट मैंने ऐसे ना बढ़ा के इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ाया होता, मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर लिया होता, ठीक है, मैंने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिया होता, और मैंने इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया होता, और यहाँ पे मिल रहा होता, तो यहाँ पे जो एंगल बनता वो इस एंगल का आधा होता, यहाँ पे जो एंगल बनता वो इस एंगल का आधा होता, बट यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का आधा होगा। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो ये पॉइंट समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आएगा। सारी चीज नोट करते चलिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो उसके पहले आप एक बार देख सकें। खैर, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। लाइक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इससे हमारी जो पहुंच है वो बहुत लोगों तक पहुंच जाएगी, और जिनको जरूरतमंद है उनको ही पहुंच जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पे कितना अच्छा कंटेंट और कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, कितने पैसे दे रहा है उसके। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।